हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि कल से हमने अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। कल हमने जो हमारे राजस्थान में पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, हमने उसी के बारे में चर्चा किया था। कुछ क्वेश्चन हमारे बच गए थे और कुछ को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो जो बचे हुए थे हमने कल उनको डिस्कस किया। और जो आपके बिल्कुल एकदम इजी इजी क्वेश्चन आए थे, जो हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, हमने ऐसे क्वेश्चनों को इंक्लूड नहीं किया था। तो कल का जो आपका टॉपिक हुआ था, यानी कि जो कल आपकी प्रैक्टिस हुई थी, उसमें हमने जो आपने लास्ट वीक जो भी टॉपिक पढ़ा था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे। आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको कंज़्यूमर से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर आज मिक्सअप क्वेश्चन भी मिलेंगे। यानी कि आपके हर ब्रांच को टच करते हुए क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको ये परेशान नहीं होना है कि ये किस ब्रांच का है, वो किस ब्रांच का है। हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चनों की संख्या वही आपकी 50 है। प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपका 59 है, जिसमें हम देखने वाले हैं अपने उन्हीं 50 क्वेश्चनों को, जैसा हम डेली डिस्कस करते हैं। तो पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। जो भी नया मिलेगा, हालाँकि अगर हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ न कुछ नए बिंदु आपको मिलेंगे, तो आप उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हम विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 फरवरी को मनाते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं, 15 अप्रैल को मनाते हैं या फिर 15 जून को मनाते हैं? तो आपको पता है कि हम जो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, वो मनाते हैं 15 मार्च को। आपके लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित होने का अधिकार क्या कहलाता है? क्या वो सुरक्षा का अधिकार कहलाता है? क्या वो चुनने का अधिकार कहलाता है? क्या वो सुनने का अधिकार कहलाता है? या फिर वो आपका क्षतिपूर्ति का अधिकार कहलाता है? अगर सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा के अधिकार की बात की जा रही है, इसका मतलब ये सुरक्षा का अधिकार है। आपको बताना है कि ये जो हमारा क्षतिपूर्ति का अधिकार है, इसमें कितने तक की, मतलब कितने नुकसान तक की सुनवाई की जाती है जिला स्तर पर। मतलब कितना आपका नुकसान है, तब आपकी सुनवाई जिला स्तर पर होगी। ऑप्शन के लिए आप रख सकते हैं 1 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। आपको बताना है कि कितना करोड़ है। पहले ये सीमा कम थी, अभी लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और मैंने इसको आपको बताया भी है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया? ये जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इसे किस वर्ष में लागू किया गया? 1966 में किया गया, 1976 में किया गया, 1986 में किया गया या फिर 1996 में किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन मेरा अपने मन से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। हालाँकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये लागू कब हुआ? आपके पास ऑप्शन एक ही आपको दिख रहा है, जो कि है 1986। लेकिन आपको पता है कि 1986 में ये अधिनियम पारित हुआ था। लागू कब हुआ था? तो 87 में हुआ था। लेकिन हमने आपको ये बार-बार बताया है कि आपको अपने मर्ज़ी से ऑप्शन नहीं बनाना है। जो आपके ऑप्शन में दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है और ये आपका पीवाईक्यू है।
इसी के बगल में ही एक क्वेश्चन था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वो उसमें ऑप्शन था 1900 जो है आपका 87। एक जगह आपका क्वेश्चन था कि कब पारित हुआ था? तो वहाँ पर था 1986। लेकिन अब हमारे ऑप्शन में 1986 ही है, तो हमें क्या लगाना है 1986 पे। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986। थोड़ा आज की क्लास में आपके डेट वगैरह हैं, तो उन्हें आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। पेन और नोटबुक लेकर बैठे ही हैं आप, तो नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। 4 मैं आपको याद दिला दूँ कि आपके जो कंटिन्यूटी है वो बन नहीं पा रही है। आप अपने क्लास को लेकर कॉन्शियस नहीं हैं। आप क्लास को बहुत मतलब लाइटली ले रहे हैं और मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आपकी क्लास लेने की जो मतलब आपका जो रवैया है अगर इसी तरह से रहा तो मुझे अपने 30 नवंबर के बाद इस क्लास को ऑफ करना पड़ेगा, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने डिसीज़न लिया है वो सही है। क्योंकि आप लोग को ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग को तो लग रहा है ना कि बस ऐसे ही क्लास बनाई जा रही है। आपको कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा, ऐसे ही आ रहा है सब कुछ। तो नहीं ज़रूरत है और आप लोग बताइए, वैसे भी अगर अभी भी आपके पास 1 हफ़्ते का टाइम है, आप लोग के अगर देख रहे हैं जैसा आपका रवैया होगा उसी हिसाब से ये क्लासेस चलेंगी। अदरवाइज़ मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता दिया था कि अगर आपके जो क्लास लेने का रवैया है ऐसा ही रहा, तो मुझे इस क्लास को 30 नवंबर के बाद बंद करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को इस चीज़ के लिए पहले ही चेतावनी दे दी थी। अभी भी आपके पास 1 हफ्ते का समय है, बताइएगा। जैसा आपको चाहिए, जैसा आपको ठीक लग रहा हो बताइएगा, ठीक? चलिए, हम बात कर रहे थे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की कि राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कहाँ स्थित है? यानी कि जो अभी हमने आपसे कहा कि हम शिकायत करते हैं, तो ये जो राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग है, ये कहाँ पर है? मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है या फिर बैंगलोर है? तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो हमारे मुख्यालय हैं कहाँ पर हैं? दिल्ली में हैं। मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ, हर मतलब सभी के नहीं बात कर रही हूँ। तो इस बात पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा मुख्यालय है राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग है, ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। उपभोक्ता हित की दृष्टि से सरकार के उत्तरदायित्व हैं। हाल-फिलहाल में आपने उपभोक्ता के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने सरकार के उत्तरदायित्वों को भी समझा था। अपने उत्तरदायित्व यानी कि उपभोक्ता के उत्तरदायित्व को समझा ही था, साथ ही साथ जो विक्रेता होता है, उसके भी उत्तरदायित्व को समझा था। साथ में सरकार के उत्तरदायित्व को भी आपने समझा था। तो जो सरकार का उत्तरदायित्व है क्या है? क्या मूल्य निर्धारण तथा सस्ती कीमत की दुकानें, आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रबंधन, जमाखोरी को निरुत्साहित करना या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पर ये निरुत्साहित वर्ड देख के ये आया होगा कि ये गलत शब्द है। नहीं, यहाँ पर ये सारे के सारे ये जो हमारी सरकार है, सरकार का उत्तरदायित्व है उपभोक्ता के हित के दृष्टि से कि वो मूल्यों का निर्धारण करे, सस्ती कीमत की दुकानें लगवाएँ, आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रबंधन करें। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ से जो भी सामानें हैं, उनका निर्यात अधिक ना करवाएँ, जिससे कम से कम जो हमारे यहाँ की जनता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सके। साथ ही साथ जमाखोरी को निरुत्साहित करें। ये सारे के सारे क्या हैं, उपभोक्ता की हित की दृष्टि से ये सारे के सारे सरकार के उत्तरदायित्व हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रारंभ और विस्तार हुआ। कहाँ पर हुआ? नियम का विस्तार यूपी और एमपी के कुछ जिलों में हुआ। भारतवर्ष के सभी राज्यों में हुआ।
जम्मू और कश्मीर के राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण राज्य में हुआ या नियम एवं विस्तार संपूर्ण भारत में हुआ? तो ध्यान रखिएगा, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसका प्रारंभ और विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है जागरूक उपभोक्ता को बनने के लिए व्यक्ति को, मतलब एक अगर जागरूक उपभोक्ता बनना है तो आपको क्या करना है? बिल लेना आवश्यक नहीं है, विज्ञापनों से प्रभावित होना है, या उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता है ना आपके अपने उत्तरदायित्व क्या हैं? एक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व क्या है? बिल लेने की आवश्यकता नहीं है, गलत बात है, हमें बिल लेना है। विज्ञापनों से प्रभावित हो जाना है, समस्या तो बड़ी ही है कि हम विज्ञापनों को देखकर ही प्रभावित हो जाते हैं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम ये जो जागरूक उपभोक्ता हैं, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक? क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता और उपयोग करता है कहलाता है। क्या वो खरीदार कहलाता है? क्या वो उत्पादक कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है, या फिर वो दुकानदार कहलाता है? हमने पढ़ रखा है कि व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता और उपयोगकर्ता होता है, यानी कि उपभोग करता है, वो आपका उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उनकी राशि कम से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए, 20 लाख होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए, या फिर 1 करोड़ तक होनी चाहिए। पहले जो ये आपका धनराशि थी, यानी कि जो जिला स्तर पर उपभोक्ता की शिकायतों को निपटाने वाली जो धनराशि थी, वो 20 लाख थी। लेकिन वर्तमान समय में इसे 1 करोड़ कर दिया गया है। कितना? 1 करोड़ कर दिया गया है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, नया डाटा है, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बुकों में आपको ये नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि हमारी बुकें अपडेट नहीं हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है उपभोक्ता विवाद समंजन फोरम को संचालित करने वाला अधिनियम कौन सा है? कौन सा है? भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, व्यापार और पण्य यानी कि वही जो विपणन है, वस्तु चिन्ह अधिनियम है, या फिर प्रतिबंधित व्यापार प्रथा अधिनियम है। तो ये जो आपका उपभोक्ता विवाद समंजन फोरम को संचालित करने वाला अधिनियम है आपका, ये अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। क्या है? वही आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। एर्गोनॉमिक्स के फायदे में समाहित नहीं है, यानी कि एर्गोनॉमिक्स के लाभ कौन से नहीं हैं? सुरक्षित रोजगार, कार्य दक्षता तथा उत्पादकता में वृद्धि, दक्ष वित्तीय प्रबंधन, या फिर कम से कम चोट लगना। तो अभी आपने हाल फिलहाल में सुकार्यकी के बारे में पढ़ा था। आपको याद हो तो हमने सुकार्यकी के बारे में पढ़ा था, एर्गोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें देखा था कि एर्गोनॉमिक्स के फायदे क्या-क्या हैं? तो सुरक्षित रोजगार है, कार्य क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि है, कम से कम चोट लगना है, लेकिन हमने दक्ष वित्तीय प्रबंधन का बात कहीं पर भी नहीं किया है। यानी कि वित्त से संबंधित हमने कोई चर्चा सुकार्यकी में या एर्गोनॉमिक्स में नहीं किया है। ठीक? तो आपका राइट क्या हो जाएगा? दक्ष वित्तीय प्रबंधन।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है फिलिप कोटलर। वैसे पहले ये नाम आप सिर्फ नेट में सुनते थे, लेकिन हमने आपको कल भी बताया था और हर दिन बताते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है जो आपके नेट में पूछा जाता हो और आपके टीजीटी पीजीटी में ना पूछा जाता हो। हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा अलग हो जाता है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, जो आपके फिलिप कोटलर हैं। फ्लिप कोटलर के द्वारा दिए गए 4P में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? प्राइस नहीं है, परचेज़ नहीं है, प्रमोशन नहीं है, प्लेस नहीं है। तो जो आपके फ्लिप कोटलर हैं, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने 4P जो बताया था, उसमें आपका क्या नहीं शामिल है? तो इसे कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है, लेकिन उन्होंने परचेज़ की बात नहीं की थी। परचेज़ के स्थान पर आपका प्रोडक्ट होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्लिप कोटलर के 4P, जिसमें आपका आएगा प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट। ये 4 P आएँगे, लेकिन ये परचेज़ आपका नहीं आएगा। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से उधार के 4C हैं? ये 4C सम्मिलित नहीं है। उधार के 4C हैं। क्या हैं? उधार के 4C हैं। इसमें से कोई एक आपका गलत है, आपको उसका बताना है। क्या कैरेक्टर है, कैपेसिटी है, कारण है या फिर कैपिटल है? यानी कि नहीं है। तो हाँ, आप ध्यान रखेंगे जो उधार का 4C है, 4C कभी-कभी ये 4 का के नाम से भी पूछा जाता है आपसे। तो 4C यानी कि पहला आपका कैरेक्टर ये है, कैपेसिटी ये है, कैपिटल ये भी है, लेकिन कारण यानी कि जो कॉज़ है ये नहीं है। इसके स्थान पर क्या है? तो इसके स्थान पर आप अगर पेन और नोटबुक लेकर बैठे हैं, तो नोट कर लीजिएगा कोलैटरल, कोलैटरल। ये आपका हो जाएगा 4C में सम्मिलित। कैरेक्टर हो गया, कैपेसिटी हो गया, कैपिटल हो गया, कोलैटरल हो गया। ये 4C आपके उधार के 4C हैं, जिसमें ये दिए गए हैं। अब ये आपके 4C में से ये गायब हो सकते हैं, या फिर आपको ये नेट लेवल पर आपसे कैसे पूछा जाता है, ये 4C आपको दे देगा। साथ में आपको ये कारण दे देगा और एक आध का और दे देगा। ये जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया था, ये और जो अभी-अभी आपने फ्लिप कोटलर का देखा, इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग हुई थी आपकी ऐसे ही हुई थी कि फिलिप कोटलर के 4P में सम्मिलित है, यहाँ मैंने डाल दिया नहीं है, वहाँ पर क्या था आपका सम्मिलित है। ये 4 दिया था, साथ में प्रोडक्ट दिया था, इसी के साथ में एक पी और कुछ दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर 6 पी दिया गया था, 4 पी आपको अलग करना था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका दिया गया था। इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर? नेट लेवल पर। और ये जैसे हमने आपको बना कर दिया, ये ऐसे आपका पूछा जा रहा है आपके लेवल पर, यानी कि टीजीटी, पीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, इन सभी स्तरों पर। ठीक? तो आपको इतना कुछ परेशान नहीं होना है कि नेट में हाय तौबा क्या पूछ लिया, टीजीटी में हाय तौबा क्या पूछ लिया। नहीं, परेशान नहीं होना है। चीज़ें आपकी लगभग वैसे ही होती हैं। बस थोड़ा-सा इनके पूछने का जो लहज़ा होता है, वो अलग-अलग होता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 13 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे, वस्त्र और तंतुक उत्पादों से संबंधित व्यापार को समुचित तथा छलपूर्ण प्रभाव को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है? आपको बताना है कि वस्त्र और तंतुक उत्पादों से संबंधित व्यापार की अनुमानित और या फिर छलपूर्ण प्रभाव को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन। ए ए ए ए सॉरी AACC है,
फेडरल ट्रेड कमीशन है, टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, या फिर एएसटीएम है। आपको अगर याद हो तो जो ये आपके वस्त्र और तंतु उत्पादों से संबंधित व्यापार में छल को रोकने के लिए, छल या कपट को रोकने के लिए जो संगठन कार्य कर रहा है वो है आपका एफटीसी, यानी कि फेडरल ट्रेड कमीशन है आपका। ठीक, ये आपसे पहले ये आपका एफटीसी ऐसे भी आ सकता है, तो आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, फेडरल ट्रेड कमीशन। अच्छा ये बताइए, ये फेडरल ट्रेड कमीशन आपने नाम कहाँ सुना था? अगर आपको याद हो तो ये आपने रेयॉन के चैप्टर में सुना था। इसी के साथ आपको अब याद आया है रेयॉन का नाम, तो बता दीजिए रेयॉन को किस सदी का चमत्कार कहा जाता है? रेयॉन के जनक कौन हैं? बस यही 2 क्वेश्चन है आपके लिए और कुछ नहीं। ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है उधार, ये उधर नहीं है, उधार पर खरीदी गई सभी वस्तुओं का लेखा-जोखा रखा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमने क्लास ली थी, तब तो इन सब बातों का ज़िक्र नहीं किया था, है ना? हमने इनसे रिलेटेड कोई थ्योरी की क्लास नहीं की थी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने अपनी बुक में नहीं पढ़ी हैं, अपने टॉपिक में नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जब आप नेट का पेपर उठाकर देखेंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं और अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये वहीं नेट के ही क्वेश्चन से निकाला हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा-सा अगर आप ध्यान लगाएँगे, मतलब ध्यान से सुनेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। हम बात कर रहे हैं कि उधार पर खरीदी गई सभी वस्तुओं का लेखा-जोखा रखा जाता है। आपको पता होगा जो दुकान होती है, कोई भी दुकान हो, तो वहाँ पर तमाम प्रकार की गाइडें रखी रहती हैं, जिसमें जैसे कुछ आपके जो बुक होती हैं उसमें हम उधार जो हम खरीद कर लाते हैं वो लिखते हैं। कुछ उधार पर बेची गई वस्तुएँ होती हैं उनका लेखा-जोखा रखते हैं। एक आपके पास जनरल बुक होता है जिसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, बाद में ले जाकर अलग-अलग जगहों पर नोट करते हैं। आपके कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जो कि आपको वापस करने होते हैं, तो ऐसा भी एक नोटबुक होता है या बुक होता है आपके पास, तो बस उन्हीं का अलग-अलग नाम है। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो चीज़ आप उधार खरीद कर लाते हैं, उसका लेखा-जोखा किसमें रखते हैं? कैश बुक में रखते हैं, परचेज़ में रखते हैं, सेल्स में रखते हैं या फिर जनरल में रखते हैं? कैश बुक, जैसे जो चीज़ें आपने कैश में खरीदी, तो हम उनको यहाँ पर लिख देते हैं कि कैश में हमने इनको खरीदा। सेल्स में यानी कि जो चीज़ें आपने बेची होती हैं, उसमें हम सेल्स बुक का रिकॉर्ड रखते हैं। जनरल बुक हमने आपको बताया जैसे एक रफ कॉपी होती है हमारी, जिसमें हम कुछ भी लिख लेते हैं, कोई भी टॉपिक हमने लिख लिया, तो बस ऐसे ही ये भी जनरल बुक की होती है। अगर हम बोले कि उधार पर जो हम खरीदते हैं, ऐसी जो उधार पर खरीदी गई हमारी जो भी सामानें हैं या जो वस्तुएँ होती हैं, उनको कहाँ लिखते हैं? तो हम उनको परचेज़ बुक में उनका लेखा-जोखा रखते हैं। ठीक? चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है उपभोक्ता अधिकार विधेयक या विधेयक होगा, विधेयक के अनुसार उपभोक्ता को दिए गए 4 अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। आपको हमने बार-बार बताया था कि उपभोक्ता के 4 प्रमुख अधिकार हैं और 4 गौड़ हैं। तो वही पूछा जा रहा है जो प्रमुख अधिकार हैं उनमें से कौन-सा ये नहीं है। क्या सुरक्षा का अधिकार नहीं है? चुनाव का अधिकार नहीं है? शिकायत निवारण का अधिकार नहीं है या फिर सुनवाई का अधिकार नहीं है। तो जो आपका मुख्य विधेयक अधिनियम था या विधेयक अधिकार था, उसमें आपका सुरक्षा का अधिकार था, चुनाव का अधिकार था, सुनवाई का अधिकार था, लेकिन शिकायत निवारण का अधिकार नहीं था। आप कमेंट करके बताएँगे वो चौथा अधिकार कौन-सा था? ठीक? चौथे अधिकार का नाम आप बताएँगे।
बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि कह रहा है एग मार्क। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एग मार्क का जो निशान लगाया जाता है, हालाँकि आपको दिया ही गया है कृषि उपज, पूछने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो एग मार्क है, एग मार्क कृषि उपज पर लगता है और ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 1932 में, 1935 में, 37 में हुआ था या फिर 40 में हुआ था? तो ध्यान रखेंगे जो ये एग मार्क उपज अधिनियम पारित हुआ था, वो 1937 में पारित हुआ था, ठीक? ये एक तो जो आपको ध्यान रखना है, जैसे जो आपका ये एग मार्क है, ये कृषि पर लगता है, ठीक? हॉल मार्क सोने पर लगता है, इको मार्क पर्यावरण पर लगता है, वुल मार्क ऊन पर लगता है, सिल्क मार्क सिल्क के कपड़ों पर लगता है। ये कुछ मार्क हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है ऑनलाइन ई-मार्केटिंग इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार करते हैं? टीवी माध्यम से, केवल उपभोक्ता के लिए व्यवसाय है, व्यवसाय से व्यवसाय है या फिर इंटरनेट वेबसाइट? आप सब हम सब क्या करते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं ना? ऑनलाइन ई-मार्केटिंग करते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्या टीवी से करते हैं? नहीं। क्या ये केवल उपभोक्ता के लिए व्यवसाय है? नहीं। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार करते हैं? तो हम करते हैं इंटरनेट वेबसाइट से, ठीक? कैसे करते हैं? इंटरनेट वेबसाइट से करते हैं। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है उपभोक्ता अधिकारों का समूह है। इनमें से आपका कौन-सा उपभोक्ता अधिकारों का समूह है? सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ठीक? दूसरा है सूचित किए जाने का अधिकार, चयन करने का अधिकार, खरीदने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उत्पादन का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। अभी आपने हाल-फिलहाल में उपभोक्ता के अधिकारों की बात की थी। आपने उत्पादन का अधिकार सुना था? नहीं। खरीदने का अधिकार सुना था? नहीं। लेकिन ये तीनों अधिकार के बारे में हमने चर्चा की थी और ये चलिए बताइए, ये प्राथमिक आपके अधिकार थे या फिर गौण अधिकार थे? तो ये आपके प्राथमिक अधिकारों में समाहित थे, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है उपभोक्ता का अभिप्राय है। उपभोक्ता का अभिप्राय क्या है? ऐसे व्यक्ति जो माल को पुनः विक्रय के लिए प्राप्त करते हैं, ऐसा व्यक्ति को चिकित्सक की सेवा भुगतान करके प्राप्त किया जाता है। ऐसा व्यक्ति को माल को किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्राप्त किया जाता है या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे भवन की आवश्यकता है। तो क्या आपने पढ़ा उपभोक्ता क्या है? तो जो उपभोग करता है, जो किसी वस्तु या सेवाओं का उपभोग करता है, वही आपका उपभोक्ता कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सक की सेवा भुगतान करके प्राप्त करता है, वो आपका उपभोक्ता कहलाता है या उपभोक्ता होता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे कि आपका आटा हो गया, सूजी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, इनका मानकीकरण और बाजारीकरण निम्न चिन्ह के तहत होता है। किसके अंतर्गत? क्या एगमार्क के अंतर्गत होता है, आईएसआई के अंतर्गत होता है, फाओ के अंतर्गत होता है या फिर बीआईएस के अंतर्गत होता है? अभी इसी से रिलेटेड आपने एक क्वेश्चन किया था, ठीक? वहाँ पर आपने देखा कि कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं, वस्तुएँ हैं, उन पर हम एक मार्क चिन्ह लगाते हैं। तो ये आपके आटा, सूजी, तेल क्या हैं? कृषि से ही तो संबंधित हैं, तो इनका मानकीकरण और बाज़ारीकरण चिन्ह क्या होना चाहिए? वो होगा हमारा
एग मार्क। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? 10 सितंबर 1983, 1 जुलाई 1984, 4 अगस्त 1985 या 6 जनवरी 1987। अच्छा, यहाँ पर आपको जो मिला उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लागू होने की बात, वो 1987 में हुआ। लेकिन आपने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था, उसमें आपने 1986 पढ़ा ना? लेकिन अब ऑप्शन ही हमारा ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? जबकि हमें पता है कि ये लागू हुआ 87 में, पारित हुआ था 86 में। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? कहीं और तो भाग नहीं सकते हैं, तो हमें उसी को टिक करना पड़ेगा। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आईएसआई, ये जो आपका आईएसआई चिन्ह है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आईएसआई का चिन्ह प्रदान किया जाता है वो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से बायोडिग्रेडेबल फाइबर हैं। बायोडिग्रेडेबल, हमने ये चर्चा किया है। आप जाकर देखेंगे तो क्लास में आपको मिलेगा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, कौन-कौन से इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा समझ सकते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि ऐसे फाइबर जिन्हें जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, जो इन्हें नष्ट कर देते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जिन रेशों को नष्ट कर देते हैं, उन्हीं को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जिन्हें सूक्ष्म जीवाणु नहीं नष्ट कर पाते हैं, जैविकीय अपघटन नहीं होता है, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो टेरिलीन हो गया, नायलॉन हो गया, कपास हो गया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बायोडिग्रेडेबल क्या टेरिलीन, आपका टेरिलीन नहीं है, नायलॉन नहीं है, कपास। कपास को सूक्ष्म जैविक जो मतलब गला देते हैं, जो आपका कपास है, आप इसे कहीं भी फेंक देंगे तो ये कुछ दिन में गल-बल जाता है। लेकिन ये टेरिलीन, नायलॉन ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं, तो हम कपास को बायोडिग्रेडेबल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर। तो अभी आपने देखा कपास, हेम्प, जूट, ये तीनों के तीनों आपके बायोडिग्रेडेबल के उदाहरण हैं। लेकिन आपका जैसे काँच हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आती हैं। जितने भी आपकी कृत्रिम रेशे हैं, ये सारे के सारे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरोलॉजी कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है वो आपका सेरोलॉजी कहलाता है। जबकि जो पर्वतों का अध्ययन है वो आपका ओरोलॉजी कहलाता है। जियोलॉजी क्या है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है, बायोनॉमी कहलाता है, ओरोलॉजी कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना की, तो ये जो अध्ययन है ये जियोलॉजी कहलाता है। ठीक? और ये बायोलॉजी जिसमें हम बायो का अध्ययन करते हैं वही आपका ओरोलॉजी के बारे में आपने समझ ही लिया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है चावल में पाया जाने वाला स्टार्च है, इनमें से कौन सा आपका
चावल में पाया जाने वाला स्टार्च है? क्या एमाइलोज है? क्या एमाइलोपेक्टिन है? उपरोक्त दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं चावल में पाए जाने वाले स्टार्च की, तो ये दोनों ही प्रकार के जो स्टार्च हैं, वो चावल में पाए जाते हैं। अब चाहे आपका एमाइलोज हो या फिर एमाइलोपेक्टिन हो, ठीक? इन दोनों को आप कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा कि चावल में ये दोनों प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से दुर्लभ आनुवांशिक रोगों में सम्मिलित है क्या? टाइफाइड है, मलेरिया है, बबल बेबी रोग है या फिर उपरोक्त सभी? आप सबको पता है कि ये जो टाइफाइड और मलेरिया है, ये आनुवांशिक रोग नहीं है। ज़रा एक बार बताइएगा कि टाइफाइड और मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये जो आपका दुर्लभ आनुवांशिक रोग है, ये आपका बबल बेबी रोग होता है, ठीक? क्या है? बबल बेबी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। एक बार बताइएगा ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये किसमें होने वाला रोग है? वृद्धों में होता है या बच्चों में होता है? ये किसमें होता है? अब पूछा जा रहा है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये रोग की पहचान के लिए कौन-सा परीक्षण होता है? क्या ये एलिसा परीक्षण है, विडाल परीक्षण है, बीएमडी परीक्षण है या फिर इनमें से कोई नहीं? हम सब जानते हैं कि एलिशा क्या है? एड्स के लिए है। विडाल क्या है? ये टाइफाइड के लिए है। लेकिन ये जो बीएमडी है, यही आपका ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। अगर बीएमडी का फुल फॉर्म नहीं पता है तो नोट कर लीजिए बोन मटेरियल या बोन मिनरल है। बोन मिनरल डेंसिटी है, ठीक? बोन मिनरल डेंसिटी इसे आप थोड़ा-सा नोट डाउन करके रखेंगे। हमने 30 क्वेश्चन कर लिया है। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत यहाँ तक आने में नहीं हुई होगी। चीज़ें आसान ही लग रही होंगी, फिर भी जो चीज़ें नहीं मिल रही हों, उन्हें नोट डाउन ज़रूर करिएगा। चलिए, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर का क्वेश्चन है, जार्विक सेवन है, क्या है? क्या ये कृत्रिम किडनी है, कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम फेफड़ा है या फिर कृत्रिम यकृत है? तो ये जो आपका जार्विक सेवन है, ये आपका किडनी, फेफड़ा या फिर यकृत नहीं है। है क्या? तो ये आपका एक कृत्रिम हृदय होता है। क्या होता है? ये जो आपका जार्विक सेवन है, ये आपका एक कृत्रिम हृदय होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है अंगोरा ऊन प्राप्त होता है कहाँ से? अंगोरा खरगोश से, अंगोरा बकरी से, ऊंट से या फिर भेड़ से? तो आपने अंगोरा खरगोश और अंगोरा बकरी ये दोनों पढ़ा है ना? तो आप ये बताइए कि ये जो हमें अंगोरा ऊन प्राप्त हो रहा है किससे हो रहा है? अंगोरा खरगोश से या बकरी से? ये दोनों तो हमारे कट ही गया। बचा क्या हमारा? अंगोरा खरगोश और बकरी। तो ध्यान रखिएगा जो हम अंगोरा खरगोश से प्राप्त करते हैं, उसे हम अंगोरा ऊन कहते हैं। लेकिन जो हम अंगोरा बकरी से प्राप्त करते हैं, उसे हम अंगोरा ऊन नहीं बल्कि हम उसे मोहेर कहते हैं। ठीक? ये पॉइंट आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, ये आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है। कह रहा है मीनाकारी को भारत में किसके द्वारा लाया गया था? ये मीनाकारी याद नहीं आ रहा है किस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, बट ये पूछा गया था क्वेश्चन नहीं, किस जगह का ये क्वेश्चन है ये नहीं याद आ रहा है, बाकी ये पूछा गया था। तो क्या ये मुगलों द्वारा
लाया गया था भारत में? अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था, फ्रांसीसियों द्वारा लाया गया था या फिर ग्रीक द्वारा लाया गया था? तो ये जो आपका मीनाकारी है, ये मुगलों के द्वारा भारत में लाया गया था और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध है। ठीक? चलिए, जैसे आप हीर भारत, मोती भारत पढ़ते हैं ना, बस उसी तरह से ये भी है आपका मीनाकारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है खेड़ा संचार परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या ये 1960 में हुई थी, 1965 में हुई थी, 1970 में हुई थी या फिर 1975 में हुई थी? तो जो ये खेड़ा संचार परियोजना है, इसकी शुरुआत तो आपकी हुई थी कब? इसकी शुरुआत हो गई थी 1975 में। अच्छा, और किसी योजना का नाम याद है जो 1975 में स्टार्ट हुआ था? याद हो तो बताइएगा। बाकी ये जो आपका खेड़ा संचार परियोजना है, इसको गुजरात के खेड़ा जिले से शुरुआत किया गया था। 1975 में ये शुरुआत हुआ था और 1990 तक ये आपका कार्यक्रम चला था। ठीक? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि खेड़ा संचार परियोजना की शुरुआत 1975 में गुजरात के खेड़ा जिले से हुई थी, जो कि 1990 तक चली थी। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। मर्सराइजिंग परिसज्जा की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये मर्सराइजिंग आप परिसज्जा पढ़ते हैं ना, जरा एक बार बताना कि ये रासायनिक परिसज्जा है या फिर यांत्रिक परिसज्जा है? तो ये जो आपकी मर्सराइजिंग परिसज्जा है, ये आपका क्या जॉन मार्शल के द्वारा हुआ था, ग्रेनर के द्वारा शुरू की गया था, पिंटर के द्वारा शुरू किया गया था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका मर्सराइजिंग परिसज्जा की खोज की गई थी, वो की गई थी जॉन मार्शल के द्वारा। नाम नोट डाउन करिएगा, मुझे पक्का याद है कि हमने अपनी क्लास में ये नाम नहीं पढ़ा था। तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। अच्छा, मैं कहती तो आपसे रोज़ हूँ, जब भी हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं या मैं आपको अक्सर सैटरडे को ही बोलती हूँ कि कल पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। क्योंकि हम करते क्या हैं, जैसे और डे का पता तो नहीं है मुझे, बट मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठते होंगे पढ़ने के लिए। लेकिन जब प्रैक्टिस होता है ना, तो बस हम ऐसे चलते-फिरते देख लेते हैं। नहीं, हमें बाकायदे पेन और अपना नोटबुक लेकर बैठना चाहिए और जो भी नई चीज़ें मिलें, हमें उन्हें नोट डाउन कर लेना चाहिए वन लाइनर के फॉर्म में। जैसे आपका पॉइंटर आया है ना, ये जो आपका यूथ है, जो हम पढ़ते हैं हम लोग, वो अब देखिए वन लाइनर हो गया है ना, तो वैसे ही आपको एक वन लाइनर नोटबुक बना लेनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जो नई चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो एक बार आज मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप के बताना कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पेन और नोटबुक लेकर बैठते हैं और जो नई चीज़ें मिलती हैं, उन्हें नोट डाउन करते हुए चलते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी हमें करना है पूरे 15 क्वेश्चन। ठीक? ब्रिटिश गोंद कहा जाता है, किसे आप ब्रिटिश गोंद के नाम से जानते हैं? डेक्स्ट्रिन को, पैक्टिन को, सेरेसिन को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ब्रिटिश गोंद है, कहते तो हम डेक्स्ट्रिन को हैं, लेकिन आप ये बताइए कि ये पैक्टिन और सेरेसिन गोंद आपने किस फाइबर में पढ़ा था? ठीक? किस फाइबर में आपने पेक्टिन और सेरेसिन नामक गोंद के बारे में पढ़ा था? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिसज्जा यांत्रिक व रासायनिक दोनों विधियों से की जाती है? क्या वो ग्रेपिंग है? क्या वो मर्सराइजिंग है, मोयरिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? हमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि ये जो हमारी क्रेपिंग परिसज्जा है, ये यांत्रिक और रासायनिक दोनों विधियों से की जाने वाली परिसज्जा है। ठीक? हम ये दोनों विधियों से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है काले रंग में
कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? थोड़ा-सा आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ये जो आपका काला रंग है, इसमें आप कौन सा केमिकल मिलाते हैं? क्या ये आप इसमें कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, लेड सल्फेट मिलाते हैं, लेड ऑक्साइड मिलाते हैं या फिर एल्युमिनियम ब्रोमाइड मिलाते हैं? तो जो हम काले रंग में केमिकल मिलाते हैं वो है हमारा लेड ऑक्साइड। क्या है? लेड ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो कि ये है कि नीले रंग में आप कौन-सा केमिकल मिलाते हैं? रोडोमाइन, क्रोमियम आयोडाइड, पर्सियन ब्लू या फिर कॉपर सल्फेट। तो वैसे नीले रंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नीला रंग है उसमें जो केमिकल मिलाते हैं वो है हमारा पर्सियन ब्लू होता है। यानी कि नीले रंग में मिलाया जाने वाला केमिकल क्या है? पर्सियन ब्लू कहलाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। ये पूछा जा रहा है आपसे कि रंगों को पक्का करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि रंग को पक्का करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन मिलाते हैं? नहीं। सोडियम मिलाते हैं? नहीं। मिलाते क्या हैं? क्रोमियम मिलाते हैं। तो आप रंग को पक्का करने के लिए क्या मिलाते हैं? क्रोमियम मिलाते हैं। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। रो रोलर रोलर छपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्या थॉमस वेल्स ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, पीटर ने किया था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी आपने जॉन मार्शल का नाम सुना ही, इन्होंने नहीं किया था। रोलर छपाई का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो थॉमस वेल्स के द्वारा किया गया था। थोड़ा आपको आज नए नाम भी सुनने को मिल रहे हैं, तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन नामों को नोट डाउन करके रखिएगा। ऐसे जब आप बुक में पढ़ने लगेंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको एक जगह पर नहीं मिल पाएँगी। तो इन चीज़ों को हमें खुद से एक जगह पर करना पड़ता है ना, तो इसीलिए आपको मैं बार-बार बोलती हूँ कि पेन और नोटबुक लेकर बैठिए। वन लाइनर की तरह आप भी इसे नोट डाउन करते हुए चलिए, अपना पॉइंटर बना लीजिए, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। बांधनी को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं? ब्रिंथॉल रंग का, इंडिगो रंग का, साधारण रंग का या फिर सभी का? तो जो हम बांधनी रंगते हैं, बांधनी रंगने के लिए हम इन सभी का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि ये बांधनी कहाँ की प्रसिद्ध है या कहाँ की है? ठीक? बांधनी कहाँ की है? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। कौन-सी संस्था कौन-सी संस्था मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है और वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों में प्रक्रिया समन्वित करती है? आपको उस संस्था का नाम बताना है। डब्ल्यूएचओ, फाओ, एफटीसी, निन। आपको पता है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है, तो ये तो हमारा कपड़े से संबंधित है। निन राष्ट्रीय है। फाओ फाओ आपको पता ही है, ये फूड एग्रीकल्चर है। बात यहाँ पर क्या हो रही है? आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया समन्वित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था और स्वास्थ्य से संबंधित है, तो वो हमारे नज़रों के सामने सिर्फ एक ही है, वो है हमारा डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ से याद आया, एक बार कमेंट बॉक्स में छापिए डब्ल्यूएचओ भारत में कब स्थापित हुआ और इसका विश्व स्तर पर मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में नहीं बताना है आपको, क्योंकि हमें पता है कि घूम फिर के आप दिल्ली पर आ जाएँगे और बता देंगे। आपको विश्व स्तर पर बताना है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 44। कौन-सी संस्था वैश्विक स्तर पर स्वच्छ पानी और स्वच्छता की पहुँच को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करता है? क्या वो सीडीसी है? ज़रा एक बार सीडीसी का फुल फॉर्म बताइएगा।
क्या अ, क्या ये आपका निन है, CFTRI है या फिर यूनिसेफ है? तो ये जो आपका वैश्विक स्तर की संस्था है जो पानी और स्वच्छता की पहुंच को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है वो आपका यूनिसेफ ही है। आप हमें निन और CFTRI का जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में बताइएगा। ठीक, निन का और CFTRI का हेडक्वार्टर कहाँ है आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। रेसे की रंगाई की जाती है या आप इनमें से किस विधि से रेसे की रंगाई करते हैं? टॉप रंगाई, यूनियन रंगाई, डॉप रंगाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रेसे की रंगाई का जो तरीका है वो तो है आपका टॉप डाई। ये यूनियन डाई जो है ये आपके विभिन्न रेसों को रंगा जाता है। ये जो डॉप आपका डाई है ये कृत्रिम रेसे को रंगने की विधि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। ये आपका नेट लेवल पर कई बार मिलाने के लिए पूछा गया है। जैसे एक तरफ आपको दे दिया यूनियन डाई, एक तरफ दे दिया टॉप मतलब एक तरफ यूनियन डाई, टॉप डाई, डॉप डाई, एक तरफ दे दिया कृत्रिम रेशा, विभिन्न प्रकार के रेशे, लच्छी या कच्चा रेशा रंगाई, धागा रंगाई, ऐसे करके दे देता है, फिर आपको मिलाना होता है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहला गृह विज्ञान पाठ्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1930, 32, 35, 40। तो ये जो आपका भारत में पहला गृह विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू किया गया था वो 1932 में किया गया था। क्या ये आपको 1932 से कोई नाम याद आ रहा है? किसकी स्थापना हुई थी भारत में? किसकी स्थापना हुई थी 1932 में? एक बार कमेंट करके बताना तो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। किस भारतीय राज्य ने पहला गृह विज्ञान विद्यालय स्थापित किया था? या किस भारतीय राज्य में पहला गृह विज्ञान विद्यालय स्थापित किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर केरल? तो हमें पता है नाम रट रखा है पूषा बिहार। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। भारत में गृह विज्ञान विकास में सहायक थे, कौन थे? क्या सुंदरलाल बहुगुणा थे, हंसा मेहता, इला भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत में गृह विज्ञान विकास में सहायक थे उनका नाम है हंसा मेहता। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कहाँ हुआ? पूना में हुआ, बिहार में हुआ, मद्रास में हुआ या फिर दिल्ली में हुआ? तो ये जो पहला प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ वो आपका पूना में किया गया था। कहाँ पर? पूना में। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अधिवेशन में हुआ, द्वितीय अधिवेशन में हुआ, तृतीय अधिवेशन में हुआ या फिर चतुर्थ अधिवेशन में हुआ? तो ध्यान रखेंगे जो अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना हुई थी वो द्वितीय अधिवेशन में किया गया था। ठीक, ये जो आपने लास्ट में 2-3 क्वेश्चन देखे ये आपके जो होम साइंस की हिस्ट्री है वहाँ से लिए गए थे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आपने रिवीजन किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर स्पीड बढ़ाकर सारी चीज़ों को अभी भी देख सकते हैं रिवीजन की दृष्टि से। ठीक? चलिए फिर आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे, नई चीज़ों को आपने नोट डाउन किया होगा। एक बार अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक? आउट ऑफ 50 आपने कितना गेन किया? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस के साथ, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चनों की संख्या वही हमारी 50 होगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक?
बाय बाय, टेक केयर।